नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री गौतम कुमार दग साहब, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं राजस्थान सरकार में, और उनके पास में सहकारिता और सिविल एविएशन जैसा महत्वपूर्ण विभाग है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात कार्यक्रम में। दग साहब, आप आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और आज फिलहाल मंत्री हैं, तो आरएसएस के स्वयंसेवक से मंत्री तक का आपका जो सफर है, शुरुआत कैसे रही, हम ये जानना चाहेंगे। बाल्यकाल से ही, लगभग 6-7 साल की उम्र से ही सेक्टर 4 की जो शाखा है गार्डन में लगती थी, उसमें जाना शुरू किया था। फिर कुछ दिनों बाद में जब गांव शिफ्ट हुआ तो उसके बाद तो वहाँ गांव में नियमित स्वयंसेवक के रूप में शाखा में रेगुलर जाना हुआ। सभी यहाँ पे भी घर पे सभी विभाग के अधिकारी हों, संघ के या प्रचारक जी हों, उस समय धोनीलाल जी भाई साहब और नरेंद्र जी भाई साहब, और उनका काफ़ी घर पे आना जाना रहता था। ये जीवन में अपने व्यवहार में परिवर्तन आने में बड़ा कारण मैं संघ को मानता हूँ कि हमने अपने आचार विचार और व्यवहार में कैसे मर्यादा से रहना चाहिए, एक स्वयंसेवक को समाज में कैसे देखा जाता है और उसका स्वयंसेवकपन नज़र आना चाहिए, ये शाखा में जाना से ही मुझे मेरे जीवन में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बड़ा जो चेंजेस, क्योंकि हो सकता है मैं अगर शाखा के संपर्क में नहीं रहता, नियमित स्वयंसेवक नहीं होता, तो निश्चित रूप से मैं कहीं न कहीं इन गलत संगत में पढ़ करके इन दुर्व्यसनों का शिकार हो सकता था। अच्छा सर, ये आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है लेकिन काफ़ी प्रभावशाली भी है। मोस्टली अधिकतर बिजनेस कम्युनिटी से जो है इनका ताल्लुक है। पहला क्षण वो कब था जब आपको लगा कि मुझे राजनीति ज्वाइन करनी है? क्योंकि वैसे फादर मेरे पहले सहकारी समिति के अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद वो सरपंच रहे, सरपंच के बाद वो प्रधान बने, प्रधान के साथ साथ वो पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी थे, और हमारे घर पे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था, तो सभी लोगों को आना जाना होता था। तो यूँ घर पे जैसे कुछ बड़े बड़े नेता बताते हैं कि हमने पोस्टर पे लाई लगाई, तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि हमने वास्तव में भी लाई लगा करके पोस्टर भी लगाए हैं। जो स्टेंसिल्स जो होती थी उनको हम गांव में घूम घूम के बड़े शौक़ से उस पर, कभी कभी हमारे उंगलियों उस स्टेंसिल से हमारे हाथ भी कट जाते थे, लेकिन बड़े शौक़ से उस समय हम पर्चियाँ बनाने का काम हो, पर्चियाँ घर घर बांटने की बात हो, ये जो झंडियाँ हैं उस समय छपी नहीं आती थी, हम बनवाते भी गांव में ही थे, और बनवाने के बाद में उस स्टेंसिल के माध्यम से उस पर कमल का फूल जो है वो उस पर ब्लू कलर से उसको जो है कलर से उसके ऊपर कमल का फूल बनाने का काम, ऐसे सारे काम, क्योंकि कार्यालय घर पे ही था, और ये सारे काम हमारे ही होते थे। वोटर लिस्ट लेकर के घर घर कितने ही चुनाव मैंने खुद ने पर्चियां बांटी होगी। पोस्टर में लाई चिपकाने वाले कार्यकर्ता से लेकर के आज जब आप राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, तो आपको अपना पूरा जो ये सफर है, वो यात्रा है, वो किस तरह से आप इसको देखते हैं? भी मेरे मन में था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो ये काम करेंगे, तो पहले ही दिन से मैंने उन लिस्ट पे से काम करना चालू किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो उस समय वसुंधरा जी की सरकार थी, गुलाब जी उसमें गृह मंत्री थे, सभी लोगों के सहयोग से उस विधानसभा की जो प्रमुख हमारी डिमांड्स थी, चाहे से बड़ी सालडी में महाविद्यालय की बात हो, चाहे से मंगलवार से लगा करके बड़ी सालडी तक 2 लेन सड़क की बात हो, बांसी से लगा करके होड़ा चौराहे तक की 2 लेन की सड़क की बात हो, ऐसे हमारे इस विधानसभा में कुछ क्षेत्र जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं, तो वहाँ ना तो बिजली है ना सड़क है, तो वहाँ भी हमारे मन में था कि इन लोगों तक भी बिजली पहुँचे। तो उस समय दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम चली थी ग्राम ज्योति योजना, उसके माध्यम से हमने वहाँ 900 परिवारों को वहाँ सोलर लाइट अवेलेबल हुई।
तो मन को बड़ा सुकून मिला कि हमने अपने इस टेन्योर में कुछ अच्छा कर सके। 18 में किन्हीं कारणों से पार्टी ने ड्रॉप किया मुझे। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि 2013 में आप पहली बार विधायक बन गए थे और 2018 में आपको टिकट नहीं मिला, उस वक्त कैसा फील हुआ होगा आपको? एक दिन तो मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह मैंने खुद 6 बजे जो हमारे जिनको टिकट मिला उनको बधाई दी और उनको शुभकामनाएं दी और उनको ये कहा कि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे, उन्होंने कहा मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, आप घर नहीं पधारे, मैं आप जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो मैं आपके साथ खुद अपने साधन से आपके वहाँ कार्यक्रम में आऊँगा और अपनी पूरी ताकत से आपका सहयोग करने का प्रयास करूँगा। और आज जब 2023 में आप चुनाव जीतने के बाद में दोबारा टिकट मिला आपको, चुनाव जीते और अब आज स्वतंत्र प्रभार के आप राज्य मंत्री हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं आप इस पद को? मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जब मंडल अध्यक्ष बना तो मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़े। मैं जब 13 में विधायक बना तो मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़े। 18 में टिकट ड्रॉप हुआ और उसके बाद में 19 में जिलाध्यक्ष बना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब पद भले से जो मैं महसूस करता हूँ, लोग बहुत ट्राई करते हैं मंडल अध्यक्ष बनने के लिए भी, विधायक बनने के लिए भी, जिलाध्यक्ष बनने के लिए भी, मंत्री बनने के लिए, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को धन्यवाद दूंगा कि अगर वो मौका देती है तो निश्चित रूप से घर बैठने वाले जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको घर बैठे उसको जिम्मेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। पार्टी बीजेपी इसीलिए दावा करती है कि पार्टी विद डिफरेंस है। बिल्कुल, पार्टी विद डिफरेंस मैं स्वयं बहुत अच्छे से अनुभव करता हूँ इस बात को। अच्छा, आप अभी सरकार का हिस्सा हैं और आपने बताया कि आप जिला संगठन में भी रहे हैं, आप मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो तो संगठन का काम हुआ और ये सरकार का काम हुआ। दोनों में आप कितना अंतर महसूस करते हैं? क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता को तो हमेशा शिकायत रहती है सरकार में हमारा काम नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से मैंने तो ऐसा महसूस किया है कि संगठन में काम करने का अनुभव जिसके पास होता है वो कार्यकर्ता की पीड़ा समझता है, और जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं तो हमें उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो समस्याओं से आम आदमी जो है सफ़र कर रहा होता है। तो दोनों में तालमेल बिठा करके हम संगठन में जो हमने काम सीखा है, काम किया है कार्यकर्ताओं के बीच में, उसका बड़ा लाभ हमें मिलता है। तो बतौर सहकारिता विभाग के मुखिया आपको 2 साल होने को आए हैं। दरअसल सहकारिता का जो संबंध है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती किसानी से है, तो आप अपने विभाग के इस 2 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी मिले 2 साल हो गए और इन 2 सालों में हमने ये प्रयास किया कि हमारी जो रीच है वो नीचे तक पहुँचे, हर पंचायत तक पैक्स हो, और पैक्स के साथ साथ हमने 2000 नए पैक्स गठन का काम भी किया है। ऐसा मैंने महसूस किया बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा होता है कि उस संस्था में कभी आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपके मन में होता है बस ये हमारे ही बने रहे। ऐसा बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्षों के व्यवहार से मुझे ऐसा मठाधीशी वाला भाव आ जाता है। हाँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो उस समय हमें ये लगता है कि अरे यार कि ये तो इसके डोर्स हमेशा खुले होने चाहिए। अगर हम उस संस्था की प्रोग्रेस को हम देखते हैं तो ये जो संस्था है वो तभी विकास कर पाएगी जब इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हों। तो अभी आपने देखा होगा 2 अक्टूबर से हमने सदस्यता अभियान, सहकार सदस्यता अभियान, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको शुरुआत की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने केवल 7.5 लाख लोगों का लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हमने पार भी किया और 9 लाख नए सदस्यों को हमने जोड़ने का काम किया। अगर इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 का लक्ष्य लिया है उसको हम पूरा करेंगे। तो इसी भावना को लेकर के जो राज्य सरकार है वो सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चला रही है। सहकार से समृद्धि में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं 2021 में उसकी, ये पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था सहकारिता विभाग, इसको एक अलग से
विभाग का दर्जा दे करके एक अलग मंत्रालय का गठन करके उसकी जिम्मेदारी हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी को उसकी जिम्मेदारी देते हैं। और सहकार से समृद्धि जो है ये अभियान उन्होंने ही चलाया है इसको, और इसमें 120 नए नवाचार वो कर चुके हैं। और उन्होंने सारे बैरिकेड्स हटाने का काम किया है और सारे दरवाजे खोलने का काम किया है, जिसकी चर्चा अपन कर रहे थे। तो वो सारे दरवाजे भी खोल रहे हैं और सारे बैरिकेड्स जो कहीं न कहीं इस मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे थे, उन बैरिकेड्स को हटा करके आपने देखा होगा इन 4 सालों में जो नई ऊंचाइयाँ इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को मिली वो हम सबके सामने है। आज पेट्रोल पंप अगर कोई पैक्स अगर सोसाइटी अगर चाहती है तो उसको पेट्रोल पंप में प्राथमिकता मिलेगी। अगर कोई सोसाइटी कोई नया इनोवेशन करना चाहती है तो उसको सहयोग देने के लिए सरकार तैयार है, कोई भी काम हम करें। और आदरणीय सहकारिता मंत्री जी का तो विशेष रूप से इस बात के लिए जोर है कि आप नई एक्टिविटीज़ आप संस्थाएं कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि आप निष्क्रिय नहीं हो, आप लगातार सक्रिय रहें और नई गतिविधियां चालू करें। आप जैसे लगातार परंपरागत होती है, मैं तो महसूस करता हूँ हमारी पैक्स है वो शॉर्ट टर्म लोन देती है, खाद बीज बांटती है, वो केवल इसी तक सीमित नहीं रहे। हम अपने यहाँ पे कस्टमर हायरिंग सेंटर खोले हैं, किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं, हम अपने यहाँ पे जो ई मित्रा की सुविधा दे सकते हैं। ऐसी अनेक जो सुविधाएं हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। उन सब गतिविधियों का संचालन पैक्स के माध्यम से हो, हमारी संस्थाओं के माध्यम से हो, हमारे जो नए कोई संस्था है वो कोई पैकेजिंग का काम करे या प्रोसेसिंग का काम करे तो उसके लिए KVSS है, हमारे भंडार है, इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकें, ऐसे विचार हमारे देश के गृह मंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी यही भावना है कि इस मूवमेंट के माध्यम से हम अधिक से अधिक रोजगार सृजन करें। और रोजगार सृजन के साथ साथ जो हमारा मूल भाव है, जो कोऑपरेटिव का सबको लाभ मिलना चाहिए, उस भाव को हम आगे बढ़ाएं। तो नई पैक्स का गठन भी हुआ, नवाचार की बात भी हुई, एक नया कोऑपरेटिव कोड भी लाने की बात है, तो वो किस तरीके से बदलाव लेकर के आएगा? कोऑपरेटिव कोड के साथ साथ देश के गृह मंत्री जी ने जो राजस्थान में लगभग 7,000 पैक्स अभी वर्तमान में क्रियाशील है, तो उन सभी पैक्स में सभी में कंप्यूटराइजेशन, जो आप सोचते हैं पारदर्शिता लाने के लिए, यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी बार आप सुनते हैं गबन घोटालों की बात जब आप देखते हैं, तो उनको रोकने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन, और आज लगभग 7,000 सभी पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और वो गोले होकर के और सारी चीज़ें पारदर्शी रूप से जो इस मूवमेंट से जुड़ने वाला व्यक्ति है उसके साथ पारदर्शी तरीके से काम हो, इसके लिए हमने कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। साथ साथ जो नए कोऑपरेटिव कोड की आप बात कर रहे हैं, 2000 के आसपास वो पुराना कोड था हमारा, और 20-22 सालों में कई सारी चीज़ें अप्रासंगिक हो गई, तो उनको हम हटा करके नए कुछ जो हमें लगता है कि ये कहीं हमारी कुछ कमियां हैं, कुछ लेकुनेज हैं, इनको दूर करके हम इस कोड के माध्यम से इसको और कैसे सशक्त कर सकते हैं और कैसे सब तक हमारी रीच हो, सब हम तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास हमारा है। क्योंकि क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी और जो उनका वित्तीय प्रबंधन जो होता है वो एक बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे भी इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, उदाहरण देखे हैं जहाँ पे धोखाधड़ी हुई है, चिटफंड कंपनी उन्होंने चिटफंड का काम शुरू कर दिया। आपने पिछले साल बताया था कि 300 से ज़्यादा फ्रॉड के केस राजस्थान में अकेले हैं, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? उनको रोकने में ये किस तरीके से मददगार होगा? इस कोऑपरेटिव कोड को लाने से पहले हमने राजस्थान में हमारे डिपार्टमेंट के अध्ययन दल बनाए, जो अध्ययन दल गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, केरल गए, कर्नाटक गए, मध्य प्रदेश जाकर के, पंजाब जाकर के वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वहाँ का जो कोऑपरेटिव कोड है उसको अडॉप्ट करने का काम हमने किया है, क्योंकि हो सकता है हमारे यहाँ जो अभी है उसमें काफ़ी कुछ इस तरह से कमियां आप इसके साथ साथ आप देखते हो गृह निर्माण सोसाइटीज़ हैं, इनमें भी काफ़ी सारी शिकायतें सुनने को हमें मिलती है। तो इन सब शिकायतों को दूर करने के लिए हमने पूरे देश में हमारे सारी जगह अध्ययन दल भेजे और उन अध्ययन दलों की हमने समीक्षा की
और समीक्षा करके क्या क्या चीज़ें अच्छी हमारे राजस्थान practices जो में हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको हमने इस नए कोऑपरेटिव कोड में ला करके और कैसे हम इस मूवमेंट को मजबूत कर सकें इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक और इसमें रहता है कि एमएसपी पर जब फसलों की खरीद की बात आती है तो लोकल लेवल पे जो फसलों की फर्जी गिरदावरी का जैसे भी आते हैं, गलत रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, ये भी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल लगातार इस बात की शिकायतें मिलती रहती है और इस बार भी जब हमें शिकायतें प्राप्त हुई तो हमने 20,000 जो पंजीयन है उनको रद्द करने का काम किया। लगभग 100 ई मित्र है जिन्होंने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया, उनके लाइसेंस निलंबित करने का काम किया। हमने क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया, हमने 6 पटवारी जो है उनको सस्पेंड करने का काम किया और लगातार जहाँ जहाँ से भी हमें शिकायतें प्राप्त हो रही है उनको हमने उन शिकायतों को दूर करने का काम, हमने इसको समझने का प्रयास किया कहाँ कहाँ कौन से। अब इस बार हमने बायोमेट्रिक भी लागू किया है, उसमें किसान जो है खरीद जिसकी फसल दी जा रही है वो स्वयं, क्योंकि बहुत सारी बार उसकी नकल कोई रख लेता है और कोई दे देता है, कोई कुछ कर लेता है। तो हमने प्रयास किया है कि जो किसान फसल उगा रहा है उसको उचित मूल्य मिले जी। हमारा प्रयास ये है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसीलिए समर्थन मूल्य की ये योजना लागू की गई है। तो हमारा प्रयास ये है कि हमने खूब सारी, जैसे बहुत सारी बार हम देखते थे एक ही इंस्पेक्टर उसको 5-5 जगह के चार्ज दिए जाते थे, तो हमने ये महसूस किया कि एक इंस्पेक्टर को एक ही चार्ज, अगर कोई शिकायत जिसकी कहीं अगर मिलती है तो उसको इस खरीद से दूर करने का काम हमने किया है। ऐसे कई अधिकारी जिनकी शिकायतें हमें मिली है उनको उन खरीद केंद्रों से भी हटाया और कई जगह भी वो इस तरह की गड़बड़ी नहीं कर सके, इसके लिए उनको दूर रखा गया है। हमने सभी जिला कलेक्टर महोदय को हमने यहाँ से विभाग से निर्देशित भी किया है कि खरीद पे पूरा आप ध्यान रखें और कोई भी गड़बड़ी आने पर तुरंत कार्रवाई, एक जिला प्रशासन के माध्यम से भी एक टीम वहाँ बनाने के लिए सबको बताया है क्या, और वहाँ टोल फ्री नंबर का देने का काम भी किया है। जहाँ कहीं खरीद है तो वहाँ अधिकतर जगह हमने पर्दे भी लगाए हैं और बताया है कि आप इस जगह शिकायत करें। ये तो हुई रेगुलराइज करने की, वित्तीय अनियमितताओं को रोकने, गड़बड़ियों को रोकने की बात। जब किसान की हम बात करते हैं तो उसकी फसलों का उसको सही समय पर सही मूल्य मिल जाए, तो उसके लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी फसल का प्रोक्योरमेंट, मिलेट आउटलेट्स और नए गोदाम जो आप बनाने की बात कर रहे हैं, किसानों को किस तरीके से बेनिफिट होगा इसका? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को, मिलेट्स वाली बात आपने कही है, तो राजस्थान जो है देश में सबसे नंबर 1 पे मिलेट्स आउटलेट्स खोलने का राज्य बना है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। विश्व की, जो आपने प्रिक्योरमेंट की बात की, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना है, राजस्थान उसमें भी देश में नंबर 1 पे है। सबसे बड़ा अन्न भंडारण का काम जो है राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसका काम भी हो रहा है और राजस्थान देश में प्रथम स्थान इसमें भी प्राप्त किया है। और मिलेट्स आउटलेट में हो, चाहे से नए पैक्स गठन में हो, नए सदस्यों को जोड़ने की बात हो, हमने ये प्रयास किया है कि देश में जो भी गतिविधियां जो चल रही हैं, जो नए नवाचार हो रहे हैं, उनमें हम कैसे सबको जोड़ करके उसमें कैसे हम सबको उसका लाभ दे सके, ऐसा प्रयास हमारा है। तो ये सुधारों की और नवाचारों की बात आपने की है। अच्छा, इसमें लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल उन सहकारी समितियों का भी होगा, उनका ही पूरा सहयोग होना चाहिए। इनके रेगुलेशन में या इनके जो संचालन है उनमें हम अगर बात करें तो इन समितियों में जो नियुक्तियां हैं उनमें राजनीतिक दबाव भी बहुत बड़ा होता है। कई बड़े नेता हैं जिनकी शुरुआती सहकारी समितियों से हुई है और आज भी उनका दखल पूरा बना हुआ है। तो उनके प्रबंधन में आप इसको चुनौती मानते हैं, राजनीतिक दबाव को? नहीं, हमने जो भर्तियां हैं, भर्ती बोर्ड के माध्यम से, IPPS एक संस्था है जो देश की बड़ी संस्था है, सहकारी संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हमने भर्ती करने का काम किया। तो न तो उसमें कोई इंटरफेयर है, न कुछ है, और बिना राजनीतिक दखल के किसी का भी कोई, मुझे तो लगता नहीं है किसी का फ़ोन भी मुझे आया हो अच्छा, कि आप मेरी कहीं मदद कीजिए, और सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से। और मैं तो ये महसूस करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद
ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी भर्ती में कोई अपना एक तरफ से इंटरफेयर कर दूंगा। तो ये तो सरकार का आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। पिछली सरकारों में किस तरह से पेपर लीक हुए थे और अब इस 2 साल के टेन्योर में आपने पेपर लीक माफियाओं का सफाया होते हुए भी देखा होगा। जो सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं जो गलत तरीके से परीक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त किए थे, उनको भी जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो हमारी सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करने का काम कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पैक्स के गबन घोटालों की बात हो, चाहे ऐसे जो कार्रवाइयों की बात आप जो कर रहे हैं, हमारे यहाँ विभाग में जो पैक्स में जो गड़बड़ियाँ होती है उसकी धारा 55 और 57 में जांच की जाती है जी। मुझे जब जिम्मेदारी मिली थी 2 साल पहले विभाग की, तो उस समय लगभग 900 केस पेंडिंग थे। और केस कब के होंगे आप विचार कर सकते हो, 1970 तक के भी केस पेंडिंग थे, लगभग 50 साल से ऊपर के, 55 साल के, जिनके मैंने देखा है कि 2 पीढ़ी खत्म हो गई, उनके भी केस चल रहे थे। ऐसे सब केसों की हमने पेंडेंसी ख़त्म करके उसको आज हमने 100 के आसपास लाने का काम किया है। लगभग ऐसे 850 केस ख़त्म करके उनको निर्णय करके हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको जीरो करके हम त्वरित, अगर कोई जगह गबन घोटाले की शिकायत आती है तो उसका त्वरित, अगर कोई गलत शिकायत है तो भी उसको पता लग जाए, और अगर सही शिकायत है तो दोषी को दंडित करें भी। और हमने जो जांच परिणाम आते हैं उनकी भी हम समीक्षा करके कि कहीं इन जांच परिणामों में किसी की तरह का कोई दखल तो नहीं किया है, उसको भी चेक करने का काम हम करते हैं। और कैसे हम ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ सकें, इसीलिए हमने प्रयास किया है कि ये पेंडेंसी भी जीरो करें और त्वरित शिकायत अगर हमें कोई प्राप्त होती तो उसका त्वरित निदान हम कैसे कर सकते हैं, इसकी ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, सहकारिता विभाग और उसकी जो संस्थाएं हैं, राजफेड है और जो बाकी समितियां हैं, इनका एक प्राइमरी उद्देश्य जो हम देखते हैं वो है किसानों को सस्ता और समय पर इनपुट उपलब्ध करवाना। तो इसमें राजस्थान का जो परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो उसमें आपको कौन सी चुनौतियां लगती हैं कि किसानों को इनपुट जो है सही समय पर और सही दाम पर मिले? हमने भी हमारे विभाग में ये सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी जो हमारे इफ़को, क्रिफ़को जो अच्छी कंपनीज़ हैं, इनके अलावा कोई भी इसी फर्जी कंपनियों के कोई प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत ऐसा हमारे पैक्स और ऐसे जो बहुत सारी संस्थाओं में इस तरह के बहुत सारी जगह इन्वॉल्वमेंट पाए जाते थे। तो हमने अपने स्पेशल और लगातार हम उसको चेक भी करते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले प्रोडक्ट नहीं मिले। तो कृषि विभाग और हम दोनों मिलकर के, आदरणीय किरोड़ी लाल जी और हमारा विभाग दोनों ही हम मिलकर के कैसे किसानों को जो अच्छी गुणवत्ता वाला जो खाद हो वो उपलब्ध हो, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं किसानों की, उनको सही समय पे भी मिले और उचित मूल्य पे भी मिले और उच्च गुणवत्ता वाली भी मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। अच्छा, राजफेड के साथ में आपका जो एक विभाग का बड़ा काम होता है वो किसानों के लिए खाद का बफर स्टॉक करना और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। लेकिन अभी भी हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि जहां पर किसानों की लाइनें लगी हुई हैं, खाद की किल्लत है, खाद उनको मिल नहीं पा रही है। तो इसका क्या कारण है? क्या खाद की उपलब्धता नहीं है या मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं लैक्यूना है इसमें? अब आपको 2-3 दिनों में जो ये खाद की जो नीचे से डिमांड है वो, क्योंकि आदमी जब आप जीवन जीते हैं तो कभी किसी को लग जाता है कि यार पूड़ी कम पड़ सकती है, तो वो सोचता धीरे धीरे आ रही है तो कहीं हमारे नहीं आ जाएगी, तो बहुत लोग स्टॉक कर लेते हैं। तो इस वजह से कहीं कोई दिक्कत आ जाती है। लेकिन आप 2-3 दिनों में वो स्टॉक करने वाले स्टॉक पड़े रह जाएंगे और निश्चित रूप से किसान को यूरिया भी उपलब्ध होगा समय पे, और उसको जितना चाहिए उतना यूरिया देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ये तो सरकार की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसका है। कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा जी। तो किरोड़ी लाल जी अभी लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाके छापे डाल रहे हैं, नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयां पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं किसानों के साथ धोखा हो रहा है। तो किसानों के साथ ऐसा धोखा ना हो उसके लिए आपका विभाग क्या प्लान कर रखता है? जब से उन्होंने छापे डालने चालू किए, इधर हमने सोसाइटी को पाबंद किया
कि अपनी सोसाइटी में इस तरह का कोई प्रोडक्ट मिल जाए जो किसानों को कहीं ना कहीं जो नकली खाद होगा, नकली बीज होगा, अगर वो बाद में जा कर के अगर किसान उसको उपयोग करेगा तो उसको नुकसान होगा। तो हमने भी अपने विभाग में, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और कृषि विभाग दोनों लगभग जुड़े हुए विभाग हैं, तो पहले कई सालों से इस तरह से चल रहा था, उन पर कोई न लगाम थी न कुछ था। अब दोनों ही जगह, यहाँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी उन नकली खाद बीज वालों पर रोक लगाने का काम किया है, उधर कृषि मंत्री जी ने भी छापे डाल करके उन फैक्ट्रियों को ही नष्ट करने का काम वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से न तो सप्लाई होगी न बेचने वाले होंगे। तो मैं महसूस करता हूँ निश्चित रूप से किसानों के लिए ये एक राहत का विषय भी है और कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। तो समस्याएं बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं। तो ये जो नई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स, इनका जो गठन हो रहा है और इनके जो डिजिटाइजेशन का जो आपका योजना है पैक्स कंप्यूटराइजेशन पैक्स का, तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने से ये जो समस्याएं हैं इन पर लगाम लगेगी प्रभावी तौर से? निश्चित रूप से अगर कोई चीज़, हर चीज़ का डेटा आप अगर मैं तो ये महसूस करता हूँ आज से 10 साल पहले जब मैं विधायक बना था 2013 में, तब मैं जैसे ही फाटक खोलता था, किसी भी गांव में जाता था तो सबसे पहले फाटक पे मेरे को मिलते थे गांव का बुजुर्ग आदमी। वो कहता था मुझे पेंशन नहीं मिल रही है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता था तो कोई आदमी बोलता था मुझे राशन नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनधन में खाते खुलवाते हैं। आज सारा बेनिफिट्स, सारी योजनाओं का, पीएम किसान सम्मान निधि है तो उसका सीधा खाते में पैसा जाता है। आज आपकी पेंशन का पैसा आपके खाते में जाता है। जो राशन आपको नहीं मिलता था वो पोस्ट मशीन उस समय चालू की गई। आपको कहीं ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी आज राशन नहीं मिल रहा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इस तरह के काम वो करना प्रारंभ करती है। और हमारे जो पार्टी के संस्थापक हैं आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिनके विचारों को लेकर के हम आगे बढ़े कि अंतिम व्यक्ति में जो, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको योजनाएं डिलीवर करके उसको कैसे आगे ला सके, इसी ध्येय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि सहकार से समृद्धि वाला जो सपना है, जो प्लान है, वो फलीभूत होगा। निश्चित रूप से मैं तो ऐसा मानता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, तो ये परिवर्तन जो है, जो उन्होंने 2047 में विकसित भारत का सपना लिया है, निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। खास मुलाकात में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। नमस्ते। तो ये थी खास मुलाकात। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।